हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आफरीन कुलसुम। आज एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा, जिसे इंग्लिश में प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जानेंगे। ये है क्या, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, प्रगतिशील शिक्षा विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं और प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या होता है। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा है क्या? तो प्रगतिशील शिक्षा के सबसे पहले जो संस्थापक या प्रतिपादक या जिसने नींव रखी वो हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा का जो उद्देश्य है, प्रगतिशील शिक्षा, तो प्रगतिशील शिक्षा का जो उद्देश्य है बालकों का समग्र विकास करना है और इसके संदर्भ में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना है, ताकि इस विकास के दौर में कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे के बनिस्बत सिर्फ विकास के दौर में पीछे ना रह जाए। इसका उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान, क्योंकि हम जानते हैं कि हर बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। ठीक है, एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी बालक विकास के दौर में दूसरे बालक से पीछे ना रह जाए। तो प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य यही है। तो प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य इसमें कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें परियोजना विधि, समस्या विधि हो गई और क्रियाकलाप विधि हो गई। ठीक है, तो ये जो और प्रगतिशील शिक्षा जो है आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है, आधुनिक शिक्षा पद्धति पे आधारित है। तो एक क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे परियोजना विधि के संस्थापक कौन है? तो परियोजना विधि के संस्थापक जॉन डेवी हैं। लेकिन इन परियोजना विधि के जो विधि का जो प्रचार प्रसार किया जॉन डेवी के जाने के बाद, उनके जो शिष्य थे किलपैट्रिक ने किया था। इसे अगर ऑप्शन में जॉन डेवी नहीं है तो किलपैट्रिक, हम इसको आंसर वहाँ पर करेंगे। तो ये छोटी सी चीज़ हमको याद रखनी होगी। आगे हम बात कर लें तो कि प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो मॉन्टेसरी शिक्षा है, मानवतावादी शिक्षा है और संरचनावादी शिक्षा है। एक एक करके इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉन्टेसरी शिक्षा का इसे नाम से हमको पता चल रहा है, मॉन्टेसरी। तो मॉन्टेसरी से हमें याद आती है हमारी मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति या मॉन्टेसरी शिक्षा की नींव रखी है, वही प्रतिपादक है। ये इटली की थी, ये इटली की एक डॉक्टर थी और एक शिक्षाविद भी थी। तो इन्होंने जो है इस मॉन्टेसरी शिक्षा विधि की जो है इन्होंने नींव रखी और ये जो है पर्यवेक्षण या परीक्षण, विश्लेषण या पर्यवेक्षण पर बल देती हैं और ये कहती हैं कि बच्चे स्वयं से सीखते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो सिर्फ प्रक्रिया को बताते हैं, सीखने की प्रक्रिया को बताते हैं और बच्चे स्वयं से सीखते हैं, ऐसे मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं। आगे हम बात करें मानवतावादी शिक्षा। तो मानवतावादी जो शिक्षा है इसका जो केंद्र बिंदु होता है कला और सामाजिक विज्ञान होता है। ठीक है, इस कला और सामाजिक विज्ञान होता है। तो ये बच्चों में आलोचनात्मक सोच और तार्किक कौशल को बढ़ावा देना या विकसित करता है या बढ़ावा देता है और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने पर बल देता है। मानवतावादी शिक्षा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने पर बल देता है। आगे हम बात करें संरचनावादी शिक्षा। तो संरचनावादी जो शिक्षा है ये सृजनात्मकता पर आधारित होता है। संरचनावादी शिक्षा सृजनात्मकता पर आधारित होता है और ये एक्सपेरिमेंटल यानी लर्निंग करके सीखने पर बल देता है, एक्सपेरिमेंट करके सीखने पर बल देता है। ये आपके तीनों हो गए। आगे हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रगतिशील शिक्षा में योगदान देने वाले जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, इसमें मस्तिष्क एवं बुद्धि है, ज्ञान है, मौलिक प्रवृत्तियां हैं, चिंतन और प्रक्रिया है, चिंतन प्रक्रिया। तो एक एक करके देखते हैं। मस्तिष्क बुद्धि क्या होता है? तो हम जानते हैं मस्तिष्क को जो बुद्धि होती है ये एक मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम होता है। ठीक है, उन क्रियाओं का परिणाम होता है। तो जो उनके जीवन में व्यवहारिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकार के समस्याएं होती हैं, है ना, व्यक्ति के जीवन जो समस्याएं होती है सुलझाने में उनकी वो हेल्प करती है हमारी मस्तिष्क और बुद्धि। और मस्तिष्क का जो प्रमुख साधन होते हैं जिनकी सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान करता है। तो इस साधन के रूप में मस्तिष्क के 3 रूप होते हैं, एक चिंतन, एक अनुभूति, एक संकल्प। तो ये 3 होते हैं। तो हम फिर से कर लें कि इसके 3 साधन हैं, मस्तिष्क के 3 प्रमुख हैं साधन, एक चिंतन, एक अनुभूति, एक संकल्प। ये आपकी हो गई मस्तिष्क की। अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है कर्म का परिणाम होता है और जो कर्म जो है अनुभव से पहले आता है। कर्म अनुभव से पहले आता है, अनुभव ज्ञान का स्रोत होता है। जैसे बालक अनुभव से
समझता है या सीखता है। जैसे किसी बालक को अगर हम बार बार मना करें, बेटा आग में मत जाइए, आप जल जाओगे, तो वो बच्चे को समझ में तो आता नहीं, लेकिन जब वो एक बार जल जाता है, उसको अनुभव प्राप्त हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसको ज्ञान मिल जाता है। अनुभव के आधार पर उसको संपूर्ण ज्ञान मिल गया, यानी उसको अनुभव हो गया कि आग से हम जल जाएंगे, है ना। हमको चोट लग गई तो उसको फुल टाइम अब उसको याद रखना है, याद रहने वाला है कि ऐसा हमसे अनुभव हुआ। तो उसी प्रकार जो संपूर्ण ज्ञान होता है वो अनुभव पर आधारित होता है। आगे हम बात करें मौलिक प्रवृत्तियाँ, तो मौलिक प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो जो सभी जो ज्ञान है व्यक्तियों में, उनकी क्रियाओं के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वो अपने अस्तित्व के संघर्ष में लोग करते हैं। जैसे सुरक्षा है, भोजन है तथा अपने भोजन और वस्त्र है, ये सभी मानव अपने संघर्ष से प्राप्त करता है। तो इसके परिणाम ये होता है कि जो कुछ क्रियाएं जो प्रारंभ और ये जो क्रियाएं होती हैं व्यक्ति की उन प्रवृत्तियों और मौलिक घटनाओं की रुचियों को जन्म देती हैं। ठीक है, मौलिक प्रवृत्ति होती है भोजन, कपड़ा और मंगाने की आवश्यकताओं की पूर्ति है। ठीक है, ये इन्हीं व्यक्ति की उन प्रवृत्ति और मौलिक भावनाओं की रुचियों में को जन्म देती हैं मौलिक प्रवृत्तियाँ। आगे हम बात करें चिंतन प्रक्रिया, तो चिंतन प्रक्रिया की अगर हम बात करें कि चिंतन का जो कुछ कारण होता है, चिंतन करना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य के हम चिंतन करते नहीं हैं। तो जब हमारा कोई उद्देश्य होता है तो हम उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और मनुष्य की जो क्रिया होती है सरलतापूर्वक चलती रहती है जब तक उसके सोचने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जब उसके सोचने में कोई बाधा आ जाती है ना, तभी वो क्या कहता है, सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। उसके जीवन में कोई बाधा आ जाती है तभी वो किसी चीज़ पे सोचने के लिए बाध्य होता है, इसे ही चिंतन प्रक्रिया हम कहते हैं। तो ये हो गई मनोवैज्ञानिक कुछ सिद्धांत है प्रगतिशील शिक्षा में विकास के, ये कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। ठीक, आगे हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा का क्या महत्व है। इसमें प्रगतिशील शिक्षा में अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है। इसमें कुछ हैं जिसमें नंबर 1 पर है बालकों में शक्ति का विकास, दूसरा है सामाजिक विकास का अवसर, तीसरा जनतांत्रिक मूल्यों का विकास, चौथा अनुशासन का विकास। इसे बात कर लें हम बालकों में शक्तियों का विकास, तो जो इस उद्देश्य का इसमें जो इसका जो उद्देश्य है बालकों का विकास करना है, बालक की रुचि उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर अध्यापक द्वारा निर्देशन किया जाना चाहिए ताकि बच्चों का बच्चे करके सीखें, है ना। बच्चों भी योगा करके सीखने पर उनको बल देना है, तो ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। और जैसे उन करके सीखने पे अगर उनको बल देंगे, वो करके सीखेंगे तो उनको अनुभव मिलेगा, उनमें आत्मविश्वास को बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और उनमें मौलिकता का भी विकास होगा। तो ये हो गया। सेकंड पे हम बात कर लेते हैं सामाजिक विकास का अवसर। तो जो हम ये एक बात समझ में आनी चाहिए सभी को कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए है, शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। इसलिए जो शिक्षा का जो उद्देश्य ऐसा हो कि ऐसा वातावरण तैयार करना है कि बालक को सामाजिक विकास के अवसर उनको पर्याप्त रूप में उनको प्राप्त हों। ठीक है, ऐसा अवसर, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि बच्चों को सामाजिक विकास के अवसर उनको प्राप्त हों और उनके और समाज के निर्माण पर बल देना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, और उनमें भेदभाव की भावना ना हो, भेदभाव मुक्त हो, ऐसा वातावरण हो, सहयोग की भावना की प्रवृत्ति में उनका विकास हो, प्रेम हो, सहयोग हो, है ना, मित्रता की भावना हो, ऐसा विकास उसके अंदर हो। तो सामाजिक अवसर के विकास को उनको उनमें मिलना चाहिए। आगे है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। तो जनतांत्रिक मूल्य का विकास तो है कि प्रगति शिक्षा का जो उद्देश्य होता है जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना होता है। इसमें क्या होता है, परस्पर सहयोग। शिक्षा के द्वारा क्या होता है, मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य का भाव स्थापित होना चाहिए। इससे क्या होता है, बालक का व्यक्तित्व का विकास बेहतर तरीके से होता है और जनतंत्र की भी स्थापना होती है। आगे हम बात करें अनुशासन और विकास। तो हम अनुशासन तो हम जानते हैं प्रगति शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। बालकों को स्वाभाविक, जिससे कहेंगे बनाए तो रखना ही है, लेकिन उसकी स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे बच्चा है तो वो खेलेगा है ना, वो चीज़ों को तोड़कर सीखेगा है, वो हंसेगा, तो वो उसकी प्रवृत्ति में है। तो लेकिन हम उसकी मूल प्रवृत्तियों को या उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हमको उनको दबाना नहीं है। ठीक है, हमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि बच्चा उन अनुशासन जो है वो स्वयं उसके अंदर आत्म अनुशासन की भावना का विकास हो जाए और एक वो सामाजिक प्राणी बन जाए। ठीक है, और उसमें जो है विद्यालय में एक समान उद्देश्य से लेकर सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक क्रियाओं को एक साथ भाग लेने में बालकों में अनुशासन उत्पन्न हो और वो नियमित रूप से कार्य करने की आदतों का भी उसमें विकास हो। तो इस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए। तो ये आपका प्रगतिशील शिक्षा में महत्व हो गए सारे, आपकी प्रगतिशील शिक्षा कंप्लीट हो गई। अगर एक बार भी समझ में नहीं आता इसको एक आध 2 बार 3 बार इससे देखिए, इसे क्वेश्चन इससे बनते हैं।
तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।